गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का सबसे मुख्य जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। जो बच्चा प्रॉपर्टीज नहीं समझ सकता है उस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व ढंग से नहीं कर सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर यह समझना है कि जैसे हम लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन, कि डिटर्मिनेंट का सर क्या परिभाषा होता है, वो चीज पढ़ाया गया था। और दो चीज और बताया गया था कि डिटर्मिनेंट को जो है, एक दो कोटि का डिटर्मिनेंट है, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको तोड़ने का तरीका बताया गया था। और एक बताया गया था कि यदि तीन कोटि का डिटर्मिनेंट है तो उसको तोड़ने का तरीका बताया गया था। ठीक है, यानी एक्सपेंशन ऑफ टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट और एक्सपेंशन ऑफ थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग पिछले क्लास में किए थे और डिफिनेशन किए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये है कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब यह है, एग्जांपल से क्लियर होगा। कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब उसको क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है और यहां पर जो है आपका यह 6 है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू देखिए कितना होता है। तो डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका बताया गया था कि ऊपर से नीचे गुना और माइनस नीचे से ऊपर। तो 4 6 कितना 24, ये 24 हो गया। और माइनस आई कितना हो जाएगा, 2 3 6, घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 18। अब यहां पर प्रॉपर्टी बताया गया कि रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। यदि किसी सारणी का पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे देखिए यहां पर ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को यदि हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये भी आपका ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए, ये 2 और 6। और इसका जरा वैल्यू निकाल के दिखाइए कितना होगा, 4 6 24, ये भी हमारा 24 हो गया। और माइनस 3 दूनी के 6, वैल्यू कितना आया, पहले से भी जितना ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा था उतना ही जो है इसका वैल्यू है। इसमें हम क्या किए, ऑपरेशन ही किए कि सर रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब है ये संगत पंक्ति है, इसको संगत स्तंभ में बदल दिया। ये जो है हमारा क्या, फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम में यदि इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान अपरिवर्तित रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू रिमेन्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट बट इट्स साइन इज चेंज। ये आपको क्या बता रहा है, देखिए यहां पर और यहां पर दोनों बात में अंतर है। यहां पर रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज बोल रहा है, या रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, एक होता है इंटरचेंज और एक होता है चेंज। ठीक है, यहां पर रो ये कह रहा है कि रो रो को साथ और कॉलम कॉलम के साथ यदि बदल दिया जाए। देखिए एग्जांपल से ही क्लियर होगा, यही एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कितना लिए थे, 4 लिए थे, 3 लिए थे, 2 और 6। इसका वैल्यू कितना, 24 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 18। ये आपको बोल रहा है कि यदि रो को रो के साथ बदल दिया जाए और कॉलम को कॉलम के साथ बदल दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो में आई कितना, सेकेंड रो है, तो यहां पर हम लिख दिया कि फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो में चेंज करते रहे और R2 को R1 में चेंज करते रहे। इसका मतलब ही हुआ कि इस ऑपरेशन के अनुसार
आप यहां पर पहला जो रो में लिखा हुआ है इसको दूसरा रो में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3, और जो दूसरा रो में उसको पहला रो में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 और 6। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, द्वितीय 6, और यहां पर हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा 24, और यहां पर इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा 18। क्या कह रहा है यहां पर देखिए कि द वैल्यू रिमेन्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट बट इज साइन इज चेंज। वैल्यू वही आ रहा है, इसका क्या है, साइन जो है चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कैसे हुआ, यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे कोई बात यहां पर कि सर ये जो है रो में आपने ऑपरेशन करके दिखलाया, कॉलम में बताइए, तो देखिए कॉलम में भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम C1 को C2 में बदल रहे हैं, C2 को C1 में बदल रहे हैं, और यही डिटरमिनेंट है, तो C1 को C2 में बदल रहे हैं, तो ये हमारा C1 और ये है हमारा C2। तो इसको आप लिखेंगे 3 और 6, और इसको लिखेंगे आप 4 और 6। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 24 यानी -18। क्या देखें, यदि रो के साथ और कॉलम के साथ यदि आप उसको बदल रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वही होगा, लेकिन उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। इसमें प्लस है तो माइनस हो गया, यहां पर यदि माइनस होता है तो यहां पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये दोनों में जो है थोड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, यहां पर है कि रो इनटू कॉलम, यहां रो और कॉलम को चेंज कर रहे थे, यहां रो के साथ और कॉलम के साथ। नेक्स्ट देखिए, if 2 rows or 2 columns of a determinant are same then its value is 0। एग्जांपल से क्लियर होगा, ये थोड़ा इजी। जैसे कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो चाहे 2 कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कैसे देखिए, जैसे ये 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, 5 है, यहां 4 है, 3 है और क्या है 2 है। तो इसमें देखिए तो कोई 2 रो चाहे 2 कॉलम बराबर है, तो देखिए तो फर्स्ट रो और थर्ड रो बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि सर इसका वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि R1 इज आइडेंटिकल R3। R1 जो है R3 की क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यदि आपको इसको प्रूव करना है तो इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट जो बताया गया था पिछले क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड। यहां पर लिए आपका 2 3 1 5 9, यहां लिखिए 2 5 9 6 1। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि ये आपका C1 है और ये कितना है, C3 है, तो C1 इक्वल टू क्या हो गया, C3 हो गया। यदि C1 और C3 बराबर है, यानी कोई 2 रो या 2 कॉलम यदि किसी डिटरमिनेंट का बराबर है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, इसका वैल्यू 0। क्लियर है। अच्छा, इफ 2 rows or 2 columns of a determinant are proportional then its value of determinant is 0। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए, देखिए एग्जांपल, देखिए इधर से, देखिए ध्यान से समझिए। प्रोपोर्शनल का मतलब ही हुआ, जैसे मान लीजिए 2 लिखिए, यहां लिखिए 4, 8 लिखिए, 5 है, 9 है, 6 है, यहां लिख दिए कितना, यहां लिख दिए 1 2 और 4। मेन एग्जांपल पर ही खेल है इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो R1 है, ये R1 जो है वो R3 के क्या है, प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, जैसे मान लीजिए ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं, टेकिंग आउट कॉमन 2 फ्रॉम R1। यदि हम R1 से 2 उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये 2 यदि हम कॉमन लिए बाबू, तो ये हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्लियर है। और बाद बाकी 5 9 और 6 1 2 और 4, ये क्लियर है। एक बात बताइए, तो यहां हम कॉमन लिए R1 से 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 4। अब R1 को देखा जाए और R3 को देखा जाए, यहां पर हम कितना कॉमन लिए हैं, 2, तो R1 जो है R3 के क्या है, बराबर है। अब पिछले यहां पर बताया गया था प्रॉपर्टी में, 3 नंबर प्रॉपर्टी में, कि यदि 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। यानी यहां पर ये है हमारा R1 और ये हमारा R3। यदि R1 और R3 बराबर है, इसका मतलब है कि सर इसका वैल्यू 0 होगा। जब इसका वैल्यू 0 होगा तो 2 × 0 = 0 ना होगा। इसका मतलब ही हुआ
कि यदि दूगो रो या दूगो कॉलम किसी डिटरमिनेंट का क्या रहे, प्रोपोर्शनल रहे, समानुपाती रहे, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, फोर प्रॉपर्टी पढ़ लिए। ठीक है, ये फोर प्रॉपर्टी जो है मैं एक बार क्लियर करा देना चाह रहा हूं। 5 नंबर जो यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर बनाएंगे। देखिए यहां पर आपको बताया गया यदि दूगो रो या दूगो कॉलम यहां पर इंटरचेंज कर दिया है, रो कॉलम के साथ बदल दिया जाए तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। और यदि रो रो के साथ और कॉलम कॉलम के साथ बदल दिया जाए तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वही होता है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होता है, लेकिन उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां बताया गया कि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और आगे बताया गया कि किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, तो उस सारणी का मान, उस डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होता है। चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, अभी सुन रहे हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो इस चीज को आप हिंदी में भी आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, इस चीज को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि इस इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर आपको जो है लिखने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता है। बताते कि ये जो आपको थ्योरी यदि आपको याद हो गया पढ़ाने के बाद, ये प्रॉपर्टी यदि आपको माइंड में घुस गया, इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है वो सही सिद्ध होगी, है कि नहीं? तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर है? देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टी आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रॉपर्टी बताया गया कि इफ ऑल द एलिमेंट्स above or below the principal diagonal consist of 0, then value of the determinant equal to product of the diagonal elements। इसका मतलब यह है, 5 नंबर का एग्जांपल देखिए, यहां पर ध्यान समझिएगा, इसका एग्जांपल जो है यहां पर समझिएगा। ठीक है, ये 5 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे टोटल एलिमेंट यदि 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट को प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये बहुत वीवीआई प्रॉपर्टी है। इस चीज को आप यदि एग्जामिनेशन में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप तुरंत बिना मतलब समय गंवाए इस चीज को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, 0 है, 0 है, 2 है, यहाँ 3 है, ये 0 है, ये 5 है, 9 है और ये हमारा 3। एक बात बताइए, तो ये हमारा मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे यदि टोटल एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट इनटू कर देता। कैसे? 5 गुने 3 गुने 3, यानी मुख्य विकर्ण के तत्व को आपस में गुना कर देता है। तो 5 या 15 और 15 दिया 45, यानी हमारा आंसर कितना होगा 45। नहीं समझे? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से है, 5 है, 9 है, 6 है, 0 है, 2 है, 4 है, 0 0 2 है, मान लीजिए यहाँ भी 0 है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो देखना है कि मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे टोटल एलिमेंट 0 है। हाँ, तो सर टोटल एलिमेंट इसके नीचे 0 है या यहाँ पर ऊपर 0 था, तब इसका वैल्यू क्या होगा? मेन डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो एक बात बताइए, यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20, तो आंसर हमारा कितना 20। तो बताइए, तो इस तरह का क्वेश्चन यदि दिया रहे तो कलम चलाने की जरूरत है? आप ही बताइए। नहीं, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से और भी प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी में क्लियर कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी नंबर यहीं पर आप जो है 6 देखिए। 6 प्रॉपर्टी नंबर क्या है? यदि आपको इफ a इक्वल टू कुछ डिटरमिनेंट दिया रहे, जैसे a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, a3 है, b3 है और क्या है? c3, तो आपसे पूछ देगा कि दे ka इज इक्वल टू क्या होगा? तो k a का वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर है? और यहां पर ये जो k हमारा हो गया है एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। इस अदिश राशि से यदि किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो रूल ये होता है उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अथवा एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है तो k a1 k b1 और k c1। क्लियर है?
यहाँ पर जो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको लिख दिया A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन किसी ने कहा कि सर हम फर्स्ट रो ही में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? फर्स्ट कॉलम में नहीं कर सकते हैं, सेकंड कॉलम में नहीं कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में नहीं कर सकते हैं, सेकंड रो में नहीं कर सकते हैं, थर्ड रो में नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक रो में कर सकते हैं, आप किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही इसका प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या बताया गया था? तो मैट्रिक्स में आपको बताया गया था जैसे मान लीजिए K है, यहाँ 5 2 1 3 है, तो आप K से प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते थे। तो ये 5K, ये 2K और K और 3K, ये मैट्रिसेस का रूल था। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का रूल है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूज करिएगा आप सोचिएगा कि मैट्रिसेस की तरह जो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो वहां पर 100% रॉन्ग हो जाए। क्लियर है? तो आप किसी एक रो में इनटू कर सकते हैं या आप किसी एक कॉलम में, जैसे आप मान लीजिएगा हमको फर्स्ट कॉलम में गुना करना है, तो फर्स्ट कॉलम में गुना करना है तो आप KA1 करेंगे, KA2 हो जाएगा, आपका यहां हो जाएगा KA3 हो जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आप काम कर सकते हैं या आप ये काम कर सकते हैं, वहां पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन बनाने में क्या सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही आप इसको किस में मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा होगा, वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किससे आप कोई टर्म बाहर ले रहे हैं, अगेंस्ट कॉमन ले रहे हैं, या आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि मैट्रिसेस में प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, या कॉमन लेते थे तो प्रत्येक मैट्रिसेस के जितने भी एलिमेंट है सारे से कॉमन लेते थे। लेकिन यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात है या मल्टीप्लाई करने वाली बात है, तो किसी एक रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का पढ़ते हैं, और वो है प्रॉपर्टी आपका, ऐसे सपोज मान लीजिए कि if each of a row or columns of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants। यानी आप डिटरमिनेंट को, जैसे देखिए एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अलग अलग कैसे डिटरमिनेंट के सम को फॉर्म में लिखा जाता है, इस बात को मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि A1 प्लस अल्फा है, A2 प्लस बीटा है, A3 प्लस गामा है। यहां पर है आपका B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। यहां पर ये देखना है कि बीच में क्या है, प्लस है, तो आप यहां पर प्लस है, इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। 3 टर्म यदि प्लस और रहता, फाई रहता, साई रहता, डेल्टा कुछ रहता, तो आप उसको जो है अलग अलग कर दे, यहां पर प्लस कर दीजिए, यहां पर लिखिए। देखिए यहां पर कितना आपका फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3 और प्लस, इसके बाद क्या हमारा अल्फा बीटा और गामा, और बाद बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए B1 B2 B3 और C1 C2 C3। क्लियर है? यहां पर देखिए आपको उसी प्रकार से, यहां पर भी उसी प्रकार से आप लिखे B1 B2 B3 और C1 C2 C3। जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस तरह से है A1 प्लस अल्फा, ठीक है, A2 प्लस बीटा, ठीक है, और A3 प्लस गामा। इसमें और एक टर्म जोड़ दिए, कैसे? इसको कर दिए हाई, इसको कर दिए साई, और इसको कर दिए डेल्टा। ठीक है, तो आप इस टर्म को, इसको थीटा कर दीजिए, आप इस टर्म को जो है, अब यहां पर है आपका B1 B2 B3 C1 C2 और C3। आप इस टर्म को, इस डिटरमिनेंट को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, कितने डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, ये आपका है प्लस एक जगह दो जगह, मतलब यहां पर जो हम लोग 3 डिटरमिनेंट इससे बनेगा। कितना डिटरमिनेंट बनेगा? 3 डिटरमिनेंट। कैसे देखिए यहां पर कितना है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 और प्लस फिर आपका है अल्फा बीटा गामा। इसके बाद क्या है, हाई साई और थीटा। अब बाद में जो कहते हो लिख दीजिए, यहां पर लिखे B1 B2 B3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यहां पर भी देखिए B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इस तरह से जो है आप डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका, इफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट या मल्टीप्लाई
of another row or columns is added, the value of determinant the same। यानी कहने का मतलब है कि किसी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं इस तरह से, देखिए कि जैसे यहां पर हमने लिया 4, 3, 2 और 1। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए कितना होगा ओरिजिनल? ये हो जाएगा 4, आइए हो जाएगा कितना 6, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2। मान लीजिए हम इसमें एक ऐसा ऑपरेशन किए हैं कि R1 + 2 R2 कर दिए, ये ऑपरेशन। तो R1 + 2 R2 देखिए, किसी भी रो में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ रहे हैं ना, कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट द सेम। ठीक है, मान लीजिए ये R1 में हमको चेंजिंग करना है, हमारा R1 है तो R2 से हमको कोई मतलब नहीं है, R2 को आप लिख दीजिए, R2 में नहीं चेंज करना है। और इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको R1 को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए ध्यान से, यह R1 है और R1 में इस प्रकार चेंजिंग करना है, जैसे R1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? R1 4 है, अब +2, अब R2 उसके नीचे वाला जस्ट हो जाएगा कितना 2, तो 2 2 4 कितना, अब 4 और 4 कितना 8। उसी तरह से यहाँ पर R1 कितना है? 3 है, और R2 उसके जस्ट नीचे वाला, तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देखिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, आई हो जाएगा आपका 10, वैल्यू कितना होगा? -2। तो पहले से ओरिजिनल डिटरमिनेंट का जितना वैल्यू आ रहा था उतना ही वैल्यू ना भी आया। कोई बोलेगा कि सर इसको हम यदि कॉलम में ऑपरेशन करें तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं, C1 + 3 C2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ऑपरेशन को करिए, तो C1 मतलब क्या? ये C1 है, तो C2 लिख दीजिए 3 और 1, और C1 को ऑपरेशन करिए तो C1 हमारा कितना है? 4 है, तब 4 + 3 और C2 इसके सामने वाला, क्योंकि ये वर्टिकल होता है ना कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 और 4, 9 4 जो है आप इसको ऐड करके कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 13। उसी तरह से देखिए यहां पर है C1 2 है, तो 2 + 3 × 1, यहां हो जाएगा कितना 5। अब इसका वैल्यू निकालिए, 13 माइनस कितना 50, और ऊपर से नीचे इंटू करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा कितना -2। क्या देखें, यदि इस प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है आपका क्लियर होता है। एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 9 नंबर, इफ रो और, आप इस तरह से देखिए इसको, इफ 1 रो और columns, if 1 row or column of a determinant are 0, then the value of डिटरमिनेंट इज 0। बताया गया, एग्जांपल से क्लियर हो गया कि यदि किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम क्या होता है? 0 होता है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। देखिए जैसे यहां पर है 4 3 2, यहां 0 0 0 और 9 6 और 1, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका जो है C2 क्या है? 0 है। C2 माने सेकंड कॉलम क्या है? 0 है। जैसे एग्जांपल सेकंड देखिए आप, किस तरह से 0 0 0 4 9 6 2 3 1। अब देखिए यहां पर R1 हमारा क्या है? R1 0 है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जो है प्रॉपर्टी बता दिया गया, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ना था। इस प्रॉपर्टी को जो है ढंग से समझ लेना है, रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी को पहले ढंग से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, सारा प्रॉपर्टी माइंड में सेटअप कर लीजिए, इसके बाद आपको प्रॉब्लम बनाना है।
ठीक है। तो पहले आप प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जो है आप उसको प्रॉब्लम खुद से करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आगे जो है तो बताया ही जाएगा एनसीईआरटी से। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को, जितना भी प्रॉपर्टी बताया गया, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद हो गया। और अंततः मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हैं, उनको क्या करना है कि अभी डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ, अब इन्वर्स के बारे में उसको नहीं सोचना है। वो डिटर्मिनेंट का ये आपका सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखिए, और इसके बाद आप डिटर्मिनेंट से कंटिन्यू हो जाइए। इसके बाद आप जो है उसको जो है प्लेलिस्ट में जो है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उस चीज को आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।